नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? कुशल है ना? हाँ, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। माँ की उपासना करना है, हो सके उतनी माँ जगत जननी को याद करने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ इस कठिन समय में भी हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे मेहनत करनी है, वह आप अच्छी तरह से सोच लेना। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ जगत जननी अम्बा से प्रार्थना करूँगी कि आने वाली 12वीं कक्षा की बोर्ड की इम्तिहान में आप अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त करके पास हो जाए एवं अच्छे परिणाम लाए और अपने माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन करे। यही माँ जगत जननी अंबिका से मैं प्रार्थना करूँगी। आने वाला साल आपके लिए नई आशा की किरणें लाए एवं आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसी से प्रार्थना करूँगी। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में आगे का पठन करेंगे एवं साथ ही साथ मैं समझाने का प्रयत्न भी करूँगी। पिछले कई सालों में इस पर्यटन स्थल के विकास के जुटे जम्मू पर्यटन विभाग के क्षेत्रों में कई स्कूलों छात्रों एवं अन्य बेरोजगारों को इन सभी रोमांचक खेलों का प्रशिक्षण देकर साथ ही साथ उसका प्रारूप तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग में कुछ ऐसे बदलाव भी लाने का प्रयत्न किया है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग के बीच पटनी टॉप और उसके आगे की जो यात्रा है, सुबह सुबह पड़ने वाली धुंध, जिसे हम गुजराती में धुम्मस कहते हैं, वह धुम्मस यानी कोहरे यानी सर्दी में के बीच सुबह की सैर का अपना ही मज़ा होता है। तो इतनी कड़ी ठंडी पड़ती हो, जैसे धुम्मस छाया हुआ हो और वहाँ सुबह सुबह चलना, उसकी सैर करना, उसके अपना आनंद होता है। लेकिन इतना अवश्य है कि आने वालों को अपने साथ गर्म कपड़े का इंतज़ाम भी करके आना चाहिए। चाहे गर्मियाँ ही क्यों न हो, लेकिन अगर हम कश्मीर का पर्यटन करने जाते हैं तो वहाँ के माहौल के हिसाब से देखें तो वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। यहाँ भले ही गर्मी हो, लेकिन वह बर्फ़ से आच्छादित शिखर है, नदियाँ बर्फ़ से जमी हुई हैं। तो वहाँ के अपने तरीके से हमें काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ठहरने के लिए प्राइवेट होटल होते हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भी होती हैं। साथ ही साथ पर्यटक रात गुजार सके ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। इनके आगे हम देखें तो नागालैंड पर्यटन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार, डेस्टिनेशन, आकर्षण, होटल, फ़ोटो, नक्शा आदि की हमें ज़रूरत होती है। तो खूबसूरत वादियाँ, मतलब पेड़ों के बीच भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड।
विनम्र लोगों की, किसानों की, प्राकृतिक सौंदर्य की, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की, जीवन समृद्ध वनस्पति, मनमोहक प्रकृति आपको मोहित करने के लिए पर्याप्त है। तो भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं जो मन को मोहित कर लेते हैं। तो नागालैंड भी एक ऐसा ही प्रकृति का अद्भुत चमत्कार माना गया है। यहाँ अब सब और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि इसको चकित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूर्व का स्विट्ज़रलैंड, विद्यार्थी मित्र, प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व का स्विट्ज़रलैंड, पूर्वी भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा गया है? तो नागालैंड को। आप ध्यान में रखना और पढ़ते भी रहना। मैं यहाँ ध्यान इसलिए दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप भूल न पाए। और फिर सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। पर्यटक के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो नागालैंड की यात्रा आपको वास्तव में प्राकृतिक रूप में ले जाएगी। माँ प्रकृति और जीवन नागालैंड। अगर आप नागालैंड की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है, यह नागाओं की भूमि प्राकृतिक दृश्य से परिपूर्ण है। मतलब जाति है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मानी जाती है। यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादियाँ, मनमोहक सूर्योदय एवं सूर्यास्त यात्रा को यादगार बना देते हैं। तो नागालैंड का भूगोल एवं जलवायु। तो नागालैंड अधिकांश पहाड़ी इलाका है। तो असम, दक्षिण मणिपुर, उत्तर के प्रदेश से घिरा हुआ है। इस खूबसूरत राज्य में कुल 7 प्रशासनिक ज़िले हैं। ध्यान में रखना आप, 7 प्रशासनिक ज़िले हैं। 16 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। और इस हर राज्य के जलवायु के बारे में क्या कहा जाए, मनमोहक भूमि है। इतनी अच्छी है कि साल में किसी भी समय या मौसम में आप नागालैंड की सैर कर सकते हैं। इसका मौसम इतना अच्छा है कि साल में आप किसी भी समय वहाँ सैर करते हैं। भोजन एवं लोग, नागालैंड में अधिकतर मछली और मांस खाया जाता है। विभिन्न जनजातियों, देखो विद्यार्थी मित्र, हमें गुजरात का गौरव इसीलिए कहा जाता है कि गुजरात जैसी खाने पीने की सुविधा हमें और किसी जगह में प्राप्त नहीं होती है। तो वहाँ का नागालैंड का मुख्य अधिकतर खुराक क्या है? मछली और मांस। विभिन्न जनजातियाँ अलग अलग तरीके से उन्हें पकाकर खाया करती हैं। नागाओं के लोकप्रिय व्यंजन उबली सब्जियाँ, उबली मतलब जिससे हम बाफ कर खाते हैं वह, मांस से बने व्यंजन, तरह तरह के मांस के बने व्यंजन और शामिल होते हैं। तो नागालैंड में बात यह है कि स्थानीय लोगों का आतिथ्य सत्कार नागालैंड की यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। देखो, वहाँ जो पर्यटक जाते हैं तो वहीं बसने वाले लोग की अलग तरीके से स्वागत करते हैं। तो जो पर्यटक हैं उनकी यात्रा में 4 चांद लग जाते हैं। उनकी संस्कृति अंतहीन चर्चा का विषय है। नृत्य और लयबद्ध गीत इनकी दैनिक गतिविधि का हिस्सा है। देखो, वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जो प्रकृति का
नृत्य है, लयबद्ध गीत है, वह हमारे मन को मोह लेता है। नागालैंड के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि नागालैंड के पर्यटक स्थल, तो उसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोहिमा, दीमापुर, मौन, दोखा, भेंक, पेरन आदि। तो ये सब जानने के बाद आपको इसका इंतज़ार रहेगा। तैयार हो जाइए, अपनी अगली छुट्टियों में ज़रूर नागालैंड की यात्रा करेंगे। हम सब नवरात्रि के माहौल में माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि इस भयानक बीमारी से हमें सदैव मुक्त करे। तो वहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश धर्मपरायण एवं तीर्थ स्थानों का पालना। तो वहाँ जाने से पहले हमें क्या करना है? अवलोकन करना है, डेस्टिनेशन करना है, आकर्षण, होटल, फ़ोटो, नक्शा, सब तरह की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर घूमना आपका पेशा ही नहीं, शौक़ है, ध्यान रखना, पेशा और शौक़ में अंतर है। पेशा मतलब हमारे धंधे के हिसाब से वहाँ जाना आना हो तो, और शौक़ मतलब हमें मात्र वहाँ घूमने जाना है। तो ध्यान में रखना आप कि कुछ मनोरम दृश्य, मशहूर इस अद्भुत जगह को देश विदेश से लोग देखने आते हैं। ताज की धरती, हम सभी जानते हैं, ताजमहल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने उसके मरने के बाद वहाँ उसकी कब्र खुदवाई थी, वहाँ उसे हम देखने जाते हैं। उसकी कला कारीगरी इतनी अच्छी है कि उससे विश्व की अजायबी में स्थान प्राप्त हुआ है। फिर कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, जगह बुद्ध पहला धर्मोपदेश दिए। ये वही जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल और उत्तर दिशा में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है। बिहार पूर्व में, हरियाणा पश्चिम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थान, तो उत्तर प्रदेश में कई तरह के मशहूर स्थान हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान में रखना आप। तो उत्तर प्रदेश हम सबसे पहले किस रूप में जानते हैं, आपको याद है? बोलिए। हाँ, राम की जन्मभूमि, भारत के धार्मिक स्थलों में से एक काफ़ी मशहूर तीर्थ स्थान है। और बनारस एक ऐसी जगह है जिसको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या मोक्ष का स्थल, कि जैसे हमारे पितरों को मोक्ष दिलाना है तो हम बनारस जाते हैं। देश विदेश के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। उत्तर प्रदेश का बेहद पवित्र जगह वैष्णवों के लिए जगह है। तो भगवान कृष्ण और जन्मभूमि मथुरा, देखिए दोनों स्थान यहीं पर हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और श्री राम की भी जन्मभूमि अयोध्या, दोनों ही पवित्र स्थल हैं, वही उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस पावन भूमि को हमने देखा नहीं तो जीवन में हमने कुछ नहीं देखा। कृष्ण के जुड़े अन्य स्थल वृंदावन, गोवर्धन, लोग पूरे साल उत्सव और उल्लास के लिए आ सकते हैं। तो राम के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान बिठूर भी यहीं है। हम जानते हैं कि लव और कुश का जन्म सीता माता के द्वारा जंगल में हुआ था। उस स्थान को क्या कहते हैं? बिठूर। तो बिठूर की भी
वहीं पर स्थित है। महान संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास भी इसी धरती पर पैदा हुए। तो यह धरती पहले से धर्मपरायण मानी जाती है। यह बौद्ध धर्म के लिए लोगों के लिए महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि सारनाथ में बौद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश। विद्यार्थी मित्र याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा प्रयोजनमूलक हिंदी में, आप इसे नेग्लेक्ट मत करना कि बौद्ध ने अपना सबसे पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ। फिर कौशाम्बी में अशोक स्तंभ है, यहाँ पर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिए। श्रावस्ती में बुद्ध कई साल गुजारे। कुशीनगर में उन्होंने नस्वर गुंगर किया। प्रभासगिरी हिंदू और जैन धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की जगहों का पौराणिक कथाओं में काफ़ी उल्लेख है और यह रामायण और महाभारत जैसे भारत के महाकाव्य के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो हमें तो विद्यार्थी मित्र अपने पर गर्व लेना चाहिए कि भारत में ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग आकर उसमें देखने आते हैं, उसे समझने आते हैं और पौराणिक कथाओं का भी इसमें स्थान है। श्री राम की जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कहीं कहीं ऐसे रमणीय स्थल हैं जो भारत के हैं लेकिन विश्व भर में प्रख्यात होते हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत जैसी पावन धरती और किसी स्थान पर नहीं है। उत्तर प्रदेश का वन्य जीवन, तो देखिए रायबरेली का समशपुर बर्ड सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसी जगहों पर है जो पशु प्रेमियों की बरबस ही अपना खींचती है और उत्तर प्रदेश पर्यटक को संपूर्ण बनाता है। तो रायबरेली, समसपुर बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल के अधीन जो लाइफ है कैसी है, किस तरह से जी जाती है, उन्हीं सब के आधार तौर पर फिर दुधवा उद्यान, बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय उद्यान का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो वही उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर पशु प्रेमियों के लिए तो यह बरबस मतलब कि हर तरह से बार बार आने के लिए अपनी ओर खींचती रहती है। यह उत्तर प्रदेश भारत को संपूर्ण पर्यटन के रूप में संपूर्ण बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप देखिए 4 गुण के प्रश्न बहुत ही आवश्यक है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। केवल एक ही वाक्य में आपको जवाब देने हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी करना। ऐसे नहीं कि चलो हमें याद नहीं रहते हैं तो हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेगा तो चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो भी पढ़ाई की है, माना कुछ ऐसा भी हुआ कि हमें कुछ प्रश्न याद नहीं आ रहे, तो प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्न हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक है एवं साथ ही साथ हम आपके किताब की बाह्य जो जानकारी है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना तो हमें अवश्य समझ लेना चाहिए एवं सोचना भी चाहिए कि
क्यों आपके अभ्यासक्रम में इसे रखा गया है। इसलिए निश्चित रूप से आप प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ना। मैंने इसलिए भी वीडियो बनाया है क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो 2-4 बातें भी आपको याद रहेगी। और प्रश्न कुछ ऐसा लगे कि हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, याद नहीं रहता है, तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो कोई भी प्रश्न पढ़ते पढ़ते ऐसे बोर हो जाओ तो प्रयोजनमूलक हिंदी ले लेना और कुछ ऐसे पॉइंट्स पर अंडरलाइन करना जिसके प्रश्न दिए गए हों और केवल आपको एक ही वाक्य में जवाब देना है। तो इसे भूलना मत, अच्छी तरह से याद करना। अभी आपके पास और कुछ काम नहीं है, केवल पढ़ना ही पढ़ना है। माँ जगत जननी का पर्व अच्छी तरह से चलना है। उसके सामने थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना। आप स्ट्रेस मत लेना, हो सके इतनी मेहनत करना। ये समय भी चला जाएगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तो आपसे मेरा कृपया निवेदन है कि आपने जो भी गृह कार्य किया है आप सिग्नेचर करवा के जाए। होमवर्क बताना है। अगर आपने प्रश्न पत्र जमा नहीं करवाए हैं वो भी जमा करवाने हैं। बार बार कहना पड़े ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप कृपया प्रश्न पत्र जमा करवाए, गृह कार्य भी चेक करवा ले और थोड़ा काम करना पर अच्छा काम करना। ठीक है।